नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 72वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग विभिन्न विषयों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री पर हैं और मिडिवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मुगल काल का हम इससे पहले 3 लेक्चर देख चुके हैं। आज चौथे पार्ट की चर्चा करेंगे, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन आएंगे और उसका डिस्कशन भी करेंगे। तो देखिए, आज जो मुगल काल की हम चर्चा करने वाले हैं उसमें हम 2-3 बातों को ध्यान रखेंगे कि जैसे मुगल काल में साहित्य का क्या स्थिति रहा, मुगल काल के समय में संगीत का क्या स्थिति रहा, या पेंटिंग के किस तरह की स्थिति देखी गई। तो कुल मिलाकर के देखेंगे कि ये जो सेगमेंट है आज वाला लेक्चर, ये आपका आर्ट एंड कल्चर से जाकर के भी जुड़ेगा। तो ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। और थोड़ी जो बातें हैं, यानी कि जो फैक्चुअल जानकारी है जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है बीपीएससी में, वो सारी चीजें मैं यहाँ डाला हूँ और उसके बाद हम लोग 10 क्वेश्चन उस पर सॉल्व करेंगे। तो कुल मिला के इसे आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ताकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो आपको ये पता चलते जाए, आप देख पाएं कि आपने 10-15 मिनट में कितना पढ़ा है और कितना आप गेन कर पाए हैं, ठीक है। आपका एवोल्यूशन हो जाएगा इससे। अब देखिए, यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चर्चा करने वाले हैं कि मुगल काल का प्रशासन कैसा रहा है। क्योंकि जब आप पीवाईक्यू देखेंगे बीपीएससी का, तो आपको प्रशासनिक व्यवस्था से काफी प्रश्न देखने को मिलेगा मुगल काल का। इसके अलावा संगीत से भी देखने को मिलेगा, चित्रकला से भी और साहित्य से भी बहुत सारे प्रश्न आते रहे। इसलिए 3-4 टॉपिक को हम यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के चर्चा करेंगे। अब प्रशासनिक व्यवस्था में समझा जाए यहाँ पर, जो मुगल काल के दौरान, जैसे कि आजकल हम लोग कहते हैं कि कोई प्रांत है, यानी कि राज्य जिसको कहा जाए, स्टेट बोलते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट, जिला, है ना। तो उसी तरीके से उस समय क्या कहा जाता था, उस वक्त अगर डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो डिस्ट्रिक्ट को सरकार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यानी कि सबसे ऊपर अगर मैं यहां लिखूं, सही से आप देख पा रहे होंगे, तो ये कहा जाता था सूबा, ठीक है। अब सूबा का मतलब वही हुआ जो आजकल हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट को लेकर के बात करते हैं ना, तो ये होता था सूबा। और मतलब आज स्टेट, और स्टेट से नीचे क्या भी होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है। तो उस वक्त ये सूबा से नीचे क्या होता था, सरकार। जैसे कि मान लीजिए बिहार राज्य है और बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, तो ऐसे ही ये सूबा हो गया राज्य, और फिर सरकार यानी कि जिला। ये समझ में आ रहा है ना, सरकार का मतलब ये सरकार नहीं समझ लेना है, गवर्नमेंट वाली बात नहीं कह रहा हूं। तो सूबा प्रांत को कहा जाता था और सरकार जिले को कहा जाता था। तो ये यहां पर ध्यान रखिएगा। अब चलिए, सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया जाता था। किसको? अब सरकार को। इसमें क्या किया जाता था, परगना या फिर महल, इसी को कह लीजिए। अब देखिए, जैसे कि होता है ना कि अभी जिला के बाद हुआ अनुमंडल, ऐसे ही यानी कि निचले इकाई पर आप जाते जाएंगे, प्रशासन के निचले इकाई पर, यहां से सीधे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रशासनिक व्यवस्था जाएगा, ठीक है। प्रत्येक सरकार के अब कुछ ऑफिसर भी होंगे। जैसे यहां पर हम कहते हैं, अगर ऑफिसर के नजरिए से समझिए, तो राज्य में जो होता है, जैसे सचिव है, ठीक है, राज्य सरकार के सचिव हुए। उससे नीचे आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट में डीएम हो गए। अब जैसे आप एसडीएम बनेंगे तो आप अनुमंडल में जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ अधिकारी भी हुआ करते थे, और वो अधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो ठीक से तुरंत समझिए। एक हो गया फौजदार, इसके बाद हो गया अमल गुजार, काजी, कोतवाल, उसके बाद बितिकची और खजानदार, ठीक है। कई बार क्या है कि सिर्फ आपको ये नाम दे दिया जाएगा कि कौन कौन से अधिकारी मुगल काल के समय थे, 4 विकल्प दिया जाएगा, और एक को ऐसा डाल देगा जो मुगल के काल के समय नहीं था। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए, मुगल काल में मीर बख्शी जो है वह सैन्य विभाग का क्या है, प्रधान है। तो ये नाम ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब समझिए, वह शरखत नामक प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करता था। और यह हस्ताक्षर क्यों किया जाता था? क्योंकि जो सैनिक है उनकी मंथली सैलरी दी जाती थी, वेतन का निर्धारण इसी से होता था। किससे? सरखत। तो ये शब्द ध्यान रखना है। इसके अलावा मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त 2 प्रकार के और घुड़सवार होते थे। एक तो हो गया मनसबदार वाली सिचुएशन, और इसके अलावा 2 प्रकार के घुड़सवार सैनिक, यानी कि घोड़े की सवारी करने वाले सैनिक, जिसमें एक अहदी होते थे और दूसरा होता था दाखिली अहदी। तो इसमें भी पोस्ट है। जैसे अहदी की बात करेंगे तो अहदी क्या है कि सैनिक बादशाह द्वारा ये नियुक्त किए जाते थे, और ये एक तरह से समझिए जैसे आज के समय हम कहते हैं कि एसपीजी कमांडो, बॉडीगार्ड जिसको आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ देखते हैं, सूट वूट पहन के एसपीजी कमांडो चलते रहते हैं ऐसे, तो ये ऐसे ही होते थे अहदी। ये बादशाह द्वारा ही डायरेक्ट नियुक्त किए गए, और ये उनके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे, बॉडीगार्ड के रूप में। अब दूसरा है दाखिली अहदी।
अब दाखिली यदि जो है इनकी भर्ती बादशाह की द्वारा की जाती थी, किंतु इनको मनसबदारों की सेवा में रखा जाता था, तो ये थोड़ा उससे नीचे आएगा। अहदी डायरेक्ट बादशाह की सेवा में और ये मनसबदार की सेवा में, तो ये दोनों शब्द तो आपको ध्यान रहेगा ना, क्योंकि यहां पर ये पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए मुगल काल के दौरान आपको करना क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था में बता देता हूं। अगर आपने पीवाईक्यू को एनालिसिस किया होगा तो ठीक, नहीं तो मैंने किया है, तो मैं आपको इतना बता दूं कि जो शब्द है, कौन सा पद को क्या कहा जाता था, किस तरह की व्यवस्थाएं थी, तो कुछ शब्द है और बहुत ज्यादा नहीं, मुश्किल से 20 से 22 ऐसे शब्द होंगे जिस पर आपको एक नजर बनानी है। अगर इतना काम कर लेंगे तो एक दो प्रश्न यहां से रहता है और वो आपका काम बन जाएगा, तो इतनी ही बात है। अब यहां पर देखिए, मुगल प्रशासन में मुहतसीब जन आचरण के निरीक्षक विभाग का प्रधान होता था। अब देखिए ये शब्द आया एक मुहतसीब, और मुहतसिब क्या हो गया, जन आचरण के निरीक्षक विभाग का प्रधान। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग हुआ करता था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था। तो अगर इस तरह के प्रश्न आए तो ये बस आपको पता होना चाहिए। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण कौन करता था, सद्र करता था। ठीक है, देखिए क्या कहां से शब्द आ रहे हैं। मुगल चित्रों में युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य व दरबारी विषयों से संबंधित चित्रों को बताया गया है। यहां से प्रशासन के बाद हम चित्र पर आ गए हैं। अब यहां पर देखिए, चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ किसके द्वारा, हुमायूं के द्वारा किया गया। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसके अलावा मुगल चित्रकला की नींव जो है हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी, जो कि यहाँ पर इसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो नींव भी वहीं पर देखने को मिलेगा। अब अपने निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद नामक 2 फारसी चित्रकारों की सेवाएं जो है प्राप्त की, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ ठहरिए, अब यहाँ पर 2 बातें हैं, 2 नाम आप देखेंगे, एक जो यहाँ पर मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, तो ये 2 नाम आप ध्यान रखना। ये दोनों बहुत ही मशहूर पेंटर उस समय के हुआ करते थे। मजे की बात है कि ये दोनों का संबंध भारत से नहीं है, ये दोनों जो है वो फारसी चित्रकार होते हैं। ठीक है, और इनकी सेवाएं जो है एक तरह से मुगल साम्राज्य में लिया गया, और यहीं से कहा जाता है कि मुगल चित्रकला की जो शुरुआत मानी जाती है उसमें इन 2 फारसी चित्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका बताई जाती है। लेकिन समय देखिए, हुमायूं से शुरुआत हो रहा है, हुमायूं को बहुत शौक था इन सब चीजों का, लेकिन ये आगे चलता है ये परंपरा। और उसके बाद हुमायूं के बाद की स्थिति अगर देखेंगे तो जब जहांगीर का काल आता है तो मुगल का जो पेंटिंग है, चित्रकला है, वो अपने सबसे चरम पे दिखने को मिलता है, शिखर पर पहुंच चुका होता है। और अगर जहांगीर की बात करें, जहांगीर चित्रकला का खुद एक बहुत कुशल व्यक्ति था, बहुत अच्छा चित्रकार वो खुद हुआ करता था। अब्दुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन राहोन का एक चित्र बनाया था। अब जिसे जहांगीर की आत्मकथा जो है तुजुक ए जहांगीरी, उसके मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। अभी भी अगर आप ये किताब देखेंगे तो उसके मुख्य पृष्ठ पर यही फोटो आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का क्या कहा जाएगा, गोल्डन पीरियड कहा जाएगा, स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये वाला भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों ही पूछा जा चुका है, आगे भी रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो जो चीज भी आपको लगे कि रिपीट हो सकता है, उन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल, मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं। अब यहां पर समझना है, कई बार ये चीज पढ़ के निकल जाते हैं, इसको स्टार लगाइए। अब यहां पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा, एक स्टेटमेंट दिया, निम्नलिखित में से मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं, और 3-4 विकल्प बना दे। एक बना दे कि भैया राजपूत स्कूल, दूसरा पहाड़ी स्कूल, तीसरा मुगल स्कूल, और कांडला हटा करके कुछ और दे दे। तो अब आपको इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन है, और इसी में मान लीजिए लगा दे कौन नहीं है, तो जो नहीं है कौन है, 4 ऐसा दे देगा जिसमें 3 नहीं है, 1 डाल दिया कोई सा भी, ऐसे कांगड़ा स्कूल डाल दिया, तो उस पर टिक लगाना पड़ेगा। तो ये आपको पता होगा तभी तो, थोड़ी बहुत का अंतर होता है, आप निकाल ले जाएंगे। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी। चित्रकला के बाद अब संगीत पर चलते हैं। देखिए, संगीत को लेकर के बहुत ज्यादा आप मुगल काल के दौरान देखेंगे तो अलग अलग शासकों का अलग अलग रवैया देखने को मिलता है। औरंगजेब के काल में कुछ आप समझिए संगीत को लेकर के काफी चर्चा हुआ, क्योंकि औरंगजेब एक ऐसा शासक होता है जो इस्लामिक पद्धति को काफी हद तक मानना चाहता है।
इसलिए इसने क्या किया कि इस्लाम विरोधी जो जो चीजें इसको लगता था उस सब पर इसने प्रतिबंध लगाने शुरू किए, बैन कर दिए। और उसके अंतर्गत ये क्या करता है, म्यूजिक, संगीत, उस पर भी बैन कर देता है। अब देखिए ये अलग बात है कि औरंगजेब संगीत विरोधी तो था, अपने राज्य में मुगल शासन के दौरान इसने अपने काल में संगीत पर प्रतिबंध तो लगा दिया था। लेकिन एक दिलचस्प कहानी आपको बताता हूं, एक फैक्ट, कि औरंगजेब बहुत अच्छा खुद एक संगीतकार था और वीणा वादन बहुत बेहतरीन किया करता था। तोरी राग जो है वह प्रातःकालीन समय में अक्सर जो है वो गाया जाने वाला राग था, जिसका वो रियाज वगैरह किया करता था। तो ये ध्यान रखिएगा कि कहीं ये ना हो कि औरंगजेब, आप कभी ये प्रश्न आ जाए कि औरंगजेब क्या वीणा वादक कुशल था या कुछ इस तरह के प्रश्न बनाया जाए तो आप सोचें कि अरे नहीं, उसने तो पाबंदी लगाया तो वो कहाँ से संगीत का जानकार होगा। नहीं, वो पाबंदी लगाता है इस्लामिक परंपरा को मानते हुए, लेकिन वो खुद बहुत अच्छा कुशल वीणा वादक के तौर पर जाना जाता है। और दूसरी बात, यह राज दरबारों में भाटों और चारणों द्वारा गाया जाता था। कौन सा? तोड़ी राग। इसको ध्यान रखिएगा, तोड़ी राग यहां पर भाटों और चारणों द्वारा राज दरबार में गाया जाता था। दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण है, अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। नवरत्न की जब हम बात करते हैं ना, अकबर के समय नवरत्न, तो तानसेन उसमें से एक होते हैं जो संगीत सम्राट के रूप में जाने गए। तो ये सारी कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तानसेन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, ठीक है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और उनका जन्म 1523 में, मृत्यु 1603 में हुआ था। उसने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूंनामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे। यहां साहित्य से चर्चा शुरू करते हैं, इसीलिए यहां पर गुलबदन बेगम की हमने चर्चा किया, चूंकि हुमायूंनामा की चर्चा आती है। अकबर उसका बहुत सम्मान करता था। माहम अनगा ने दिल्ली में पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये स्थापत्य के आपको जो पूछे जाते हैं कुछ चीजें उसमें आ सकता है। इसे मदरसा ए बेगम भी कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि मदरसा ए बेगम किसे कहा जाता है, तो ये आपको बताना है कि माहम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक जो मदरसे की स्थापना कराई, उसे ही मदरसा ए बेगम कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना है। अकबरनामा अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा अकबर के शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में यह लिखा गया। तो अकबरनामा किसने लिखा वो इसमें आपको बता दिया। क्या लिखा गया है? तो आधिकारिक वृत्तांत जो है उसको इसमें लिखा गया है। यह 3 भागों में है। इसका तीसरा भाग आइन ए अकबरी है। फारसी मुगलों की राजभाषा थी, तो लैंग्वेज पे यहां पर ध्यान दीजिएगा। साहित्य को लेकर के जब बात करेंगे, राजकाज से संबंधित सभी कार्य क्या होंगे, फिर फारसी में होंगे, चूंकि राज्य भाषा है तो उसी में किया जाएगा। और सर्वप्रथम भारत में लाहौर फारसी साहित्य के विकास का केंद्र बनता है। कौन सा जगह? लाहौर, ठीक है, जो कि आज देखेंगे जब भारत का बंटवारा हुआ वो पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया। नस्तालिक एक फारसी लिपि है, ठीक है, जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। और मुगल बादशाह औरंगजेब की चर्चा किया जाए तो नस्तालीक तथा शिकस्त लिखने में उसे निपुण माना जाता है। मैंने पहले भी कहा कि औरंगजेब एक कुशल योद्धा तो था ही, हालांकि दक्षिणी जीतने के चक्कर में अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद कर लेता है। थोड़ा कट्टर रहा, इस्लामिक चीज़ों को ज़्यादा क्रूरता से वो लागू करना चाहता है, गैर इस्लामिक लोगों पर जजिया वो आरोपित करता है। लेकिन अगर उसके स्किल की बात करें तो एक तरफ वो बहुत अच्छा वीणा वादक है, दूसरी तरफ देखेंगे तो वो जो फारसी वगैरह की लिपि है उसका बहुत अच्छा वो जानकार भी है, साहित्य वगैरह में इंटरेस्ट भी वो लेता था। लेकिन इस्लामिक चीज़ों की वजह से वो प्रतिबंध बहुत सारी चीज़ों को लगाता था, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपने देख लिया। मैंने आपको प्रशासनिक बता दिया, इसके बाद जो है हमने साहित्य की चर्चा की, हमने संगीत की चर्चा की, हमने थोड़ी महल वगैरह का चर्चा कर लिया। तो एक ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना ही पर्याप्त है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप जानते हैं। लेकिन जो मैंने देखा PYQ में जो ज़्यादा पूछा जाता है, तो पहले एक बार ओवरव्यू ले लें और उसके बाद आप प्रश्न बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी होगा। बाकी इसके अलावा भी पढ़ना है आपको। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रज बहाव को पुनर्जीवित करके किया गया? यहां पर 4 विकल्प हैं। शेखनू नी, शहाब नहर, नहर ए बहिश्त, नहर ए आगरा, है ना। अब यहां पर आपसे पूछा क्या किया गया है, एक मुगल कालीन नहर है
और इस नहर का निर्माण फिरोज शाह के रजबहाव को पुनर्जीवित करके किया गया। तो इसको सबसे पहले ठीक से समझ लीजिए कि मामला है क्या। मुगल काल में एक नहर हुआ करता था जिसका नाम है शिहाब नहर, या उसको कहीं कहीं शहाब नहर भी कहेंगे। ये जो लिखा हुआ है शहाब नहर, ध्यान रखिएगा, अगर लिखा आ जाए शिहाब तो भी एक ही बात होगा, क्योंकि कई किताबों में मैंने देखा है साथियों कि इस नहर का नाम जो है शिहाब नहर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, उस वक्त कंफ्यूजन नहीं होना है कि हम इसमें टिक नहीं लगाएंगे, गलत है। जो बेस्ट सुटेबल आपके पास ऑप्शन है ना, उसके साथ जाइएगा। तो इस नहर का निर्माण जो है फिरोज शाह की रजबहाव को पुनर्जीवित करके किया गया। तो जवाब यही होगा। अब समझिए, मुगल बादशाह अकबर के समय पहले शहाबुद्दीन खान और बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत करके चौड़ा करवाया गया था। अकबर के समय अगर ध्यान हो तो दिल्ली के गवर्नर शहाबुद्दीन ने कृषि को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत करवाई थी और उसका नाम बदल करके शिहाब या सहाब नहर कर दिया था। तो इस नहर के पीछे की ये कहानी है। तो बहुत ही दिलचस्प ये जानकारी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दिल्ली में किस तरह से एग्रीकल्चर का काम करवाया जाए, तो जाहिर सी बात है पानी तो चाहिए, तो उसके लिए इसका मरम्मत वगैरह करवाया था। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? ठीक से यहां पर कालखंड क्या कहा गया है? अकबर। तो हमें दिमाग हटा लेना है, मुगल साम्राज्य में सभी शासकों को छोड़िए, अकबर पर दिमाग लगाना है। अब कहा गया कि दक्कन, तो हमें इधर छोड़ देना है, आगरा दिल्ली छोड़िए, चलिए कहां, दक्षिण की तरफ चलते हैं। अब कुछ पद्धतियां दी गई है, नहीं पता है कोई बात नहीं, यहां विकल्प में देखेंगे। प्रश्न सॉल्व कैसे करते हैं, अप्रोच कैसे लगाते हैं, वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, वो बहुत जरूरी है। कई बार प्रश्न पढ़ करके आपको नहीं पता चलेगा, विकल्प को देखा कीजिए, उससे कुछ ना कुछ जानकारी निकल जाएगा। अब चलते हैं, निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? भू राजस्व वसूली मतलब टैक्स लेना, जमीन का टैक्स लेना, खेती करते हैं तो किसान से टैक्स लेते हैं ना, वही वाला था। अब यहां पर समझिए, इसको लेकर के हालांकि कई इतिहासकारों ने अलग अलग चीजों को लेकर के बात किया, लेकिन एक इतिहासकार है जे एन सरकार, उनकी एक पुस्तक है इतिहास की, औरंगजेब का इतिहास, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों को लेकर के उल्लेख किया है, इस व्यवस्था को लेकर के वहां पर बात की है। और उन्होंने कहा कि अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में दीवान टोडरमल द्वारा भू राजस्व वसूली की जो व्यवस्थित पद्धति थी वो स्थापित की गई। लेकिन दक्कन में अगर देखा जाए, यानी कि दक्षिण के क्षेत्र में, दक्षिण भारत में देखा जाए, तो इस प्रकार की कोई भी व्यवस्थित पद्धति का अभाव नजर आता है। यानी कि जिस तरह से उत्तर भारत में हमें दिखता है दीवान तोडरमल द्वारा जो भू राजस्व की वसूली की व्यवस्था, वो आपको दक्षिण में नहीं दिखेगा। इस दौरान दक्कन के किसान प्रति हल के आधार पर राज्य को भू राजस्व का एक तरह से भुगतान करते थे। प्रति हल मतलब क्या हुआ? अब पर हम कहते हैं ना कि कोई चीज जो पर यूनिट ऐसे, तो प्रति हल यानी कि मतलब ये हल की संख्या बताता है, कितने हल हुए, उसका हिसाब करके किसान जो है उससे भू राजस्व वसूला जाता था, किसान को भुगतान करना पड़ता था कि आपके पास हल की संख्या कितनी है। यह मामला समझ में आया? चूंकि स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह जानकारी यहां से निकल के आता है, इसलिए मैंने कहा कई बार आपको विकल्प देखना पड़ेगा। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, हम सब जानते हैं, मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि किसके द्वारा किया गया था। जब हम चित्रकला की बात कर रहे हैं, हम शुरुआत की जब बात करेंगे तो वो हुमायूं नजर आता है। दो चीजें है ना, एक चीज है कि चित्रकला मुगल शैली का प्रारंभ किया था, मुगल शैली में कहां से प्रारंभ हुआ, किसके शासन काल में। दूसरा पूछा जा सकता है कि कौन सा मुगल शासन है जिसके समय चरम पे रहा था, है ना। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, शिखर पे रहना अलग चीज है, शुरुआत अलग चीज है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस इतना कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो अगर नींव की बात करेंगे तो नींव हुमायूं के शासनकाल में ही यहां पर पड़ता हुआ दिख रहा है। जो मैंने दो फारसी चित्रकार आपको बताया था, याद है, मीर सैयद अली और अब्दुस्मद, ये जो है दो फारसी चित्रकार है, उनकी सेवा ले गई और वहां से ये आगे बढ़ता है काम। ठीक है, आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? अभी भी मैंने चर्चा किया कि औरंगजेब जो है वह संगीत को बैन तो करता है अपने राज्य में, अपने शासनकाल में, लेकिन वो खुद एक संगीतज्ञ रहा। कुछ ऐसे यंत्र थे जिसको बजाने में निपुण था, और वह यंत्र क्या था? वीणा था, वह वीणा वादक था।
है ना। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। तानसेन, बैजू बावरा, ध्यान से देखिए, और गोपाल गायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ठीक, एक स्टेटमेंट है। कई बार क्या है कि जो बड़ा क्वेश्चन होगा, स्टेटमेंट होगा, उसका जवाब बहुत आसान होता है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, ये देखते हैं, जो मैं ट्रेंड देखा हूं, 3-4 लाइन का क्वेश्चन देखे छोड़ के आगे निकल गए कि अच्छा ये नहीं बनेगा। नहीं, उसको ध्यान देना है, क्योंकि देखिए ये तो बस इंफॉर्मेशन है, इतना तक कुछ आपसे पूछा ही नहीं गया है। देखिए तानसेन, अब ये कौन है तानसेन? नवरत्न की चर्चा कर रहे हैं, अकबर के समय में, अकबर के समकालीन है, और नवरत्न में से एक ये रह रहे हैं तानसेन। ठीक है, बैजू बावरा, गोपाल गायक, ये गोपाल, ये जो हैं, ये सब ये बहुत प्रसिद्ध नाम रहे हैं संगीत की दुनिया में। लेकिन ये जितने भी संगीतज्ञ हैं, ये सभी स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया। यानी कि इन सभी का स्वामी हरिदास कौन होंगे? गुरु हुए ना। इतनी बात क्लियर है। आगे, स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए हैं? देने को प्रश्न में इतना भी दिया जा सकता था, लेकिन बस आपको थोड़ा सा घुमा दिया है। अब आप जो है उससे परेशान हो जाएंगे। देखिए, स्वामी हरिदास को लेकर के जब चर्चा करेंगे तो एक संप्रदाय की बात आती है, और उस संप्रदाय को कहा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे संगीतज्ञ निकलते हैं इससे, हरिदास संप्रदाय। और हरिदास संप्रदाय की अगर बात करेंगे तो जो ये अर्चना स्थापित, संगीत अर्चना स्थापित करने की बात की है, वो केंद्र की संख्या कितना है? 5 है कुल मिलाकर के। ए विकल्प के साथ जाएंगे। ठीक है, स्वामी हरिदास ने व्रज भाषा में अनेक ध्रुपदों की रचना किया है, और फिर उसका गायन भी हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, वो गायन और वादन, गायन मतलब क्या होता है? संगीत गाना गले से, वादन मतलब कोई वाद्य यंत्र है उसको बजाना। तो ये दोनों ही कलाओं में निपुण माने गए। और इनके शिष्य में मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि तानसेन लिखा हुआ है, बैजू बावरा बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, लिखा हुआ है, गोपाल गायक का नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा एक और हैं, इनके मदन लाल करके नाम है। ठीक है, मदन लाल, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको 4 नाम तो मैंने दे दिया, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, मतलब शिष्य तो बहुत है लेकिन प्रसिद्ध ये 4 है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं थे? ऐसा लिख लीजिए, एक लाइन छूट गया है। ठीक है, चलिए अब जरा यहां पर देखते हैं, इस प्रश्न का जवाब देखिए। पुछल्ले शब्द का महत्व देख रहे हैं कि नहीं से राजा मानसिंह तोमर, चलिए, तान से, सदारंग, अदारंग और माल गुर्जरी, ये आपसे पूछा गया है। और क्या पूछा क्या गया था? हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में। फिर से मैं कह रहा हूं, यहां केवल संगीत नहीं है। अगर केवल संगीत आपने पढ़ा कि कौन से हिंदुस्तानी संगीत, और दिमाग में संगीत ही चल रहा है कि म्यूजिक की जानकारी नहीं है और महान विभूति नहीं थे, तो फिर गलत करके आएंगे। अब हनी सिंह भी गाना गाते हैं, लेकिन वो रैप हैं, और कोई हैं जो शास्त्रीय संगीत गाते हैं, जैसे मैथिली ठाकुर लोकगीत गाती हैं। संगीत की जानकारी तो दोनों को है ना, लेकिन संगीत का अपना अलग अलग कैटेगरी है। तो यहां पर हिंदुस्तानी संगीत को लेकर के बात किया गया है। मामला क्लियर हुआ? प्रश्न को ठीक से समझ गए क्या पूछा गया है? ऐसा ही आसान आसान प्रश्न रहता है, और आराम से गलत करके आते हैं, धूमधाम से गलत कर लेते हैं, और बाहर निकल के सीना ठोक के कहते हैं कि एकदम इस बार तो एकदम 99-100 कटअफ जाएगा, तो जाए, मैं तो करके आया हूं, और फिर बाद में गलत होना शुरू होता है। यहां समझिए, हिंदुस्तानी संगीत आपसे पूछा गया है, तो राजा मानसिंह तोमर नाम यहां पर लिया गया है ना, राजा मानसिंह तोमर। विकल्प पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा तानसेन, समझते चलिए, विकल्प देखिए, तानसेन। इसके अलावा कौन थे? सदारंग, अदारंग। अब ये तीनों जो हैं, तानसेन मैंने बताया ही आपको कि ये तो नवरत्न में ही अकबर के समय आते हैं। ये तीनों जो हैं महान विभूति, ये हिंदुस्तानी संगीत के बहुत जाने माने चेहरे हैं। ठीक है, अब एक बात, ये जो माल गुर्जरी है, ठीक से समझिए, एक दो बार इसको बोल के देखिए तो। माल गुर्जरी कभी सुने हैं इसको? माल गुर्जरी संगीत के राग में से एक राग है, ये किसी व्यक्ति का नाम है ही नहीं। संगीत के राग होते हैं ना बहुत सारे, तो उसमें से एक राग है ये नाम है ही नहीं किसी व्यक्ति का। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपका प्रश्न ऐसे ही मिल जाएगा। देखिए, नहीं में इतना आसान दिया हुआ है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। और इसका सृजन कौन कर रहे हैं? चलिए अब लगे हाथ ये भी बता देता हूं। माल गुर्जरी का सृजन करने वाले कोई और नहीं, राजा मानसिंह तोमर ही हैं। इस राग का जो सृजन किया गया, राजा मानसिंह तोमर, जो कि हिंदुस्तानी संगीत के एक बहुत जाने माने चेहरे रहे हैं, उन्होंने किया।
मामला क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी करके उलझाए उलझना नहीं है ना, ठीक है। अब चलिए, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? लो फंस गया मामला। हमने पढ़ा कि बाबरनामा किसने लिखा, क्या किया, ये सारा मामला तो चल रहा था भैया। आपने डाल दिया कि बताओ उसका इंग्लिश ट्रांसलेट किसने किया, है ना। देखिए, तुजुक ए बाबरी को बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था और उसका फारसी अनुवाद किया गया, तो उसका फारसी अनुवाद जो है वो बाबरनामा है। सबसे पहले समझ लीजिए इस चीज को। तो यहां पर बाबरनामा क्या है, वो ऑलरेडी फारसी में लिखा गया है, और तुजुक ए बाबरी जो मैंने आपको बताया था, तुजुक ए बाबरी, ये जो है ये ओरिजिनली बुक लिखा यही गया था, और ये उसकी भाषा कहेंगे ये तुर्की जो उसका एक तरह से मातृभाषा है, उसने अपनी मातृभाषा में कराया था। तो तुजुक ए बारहवीं तुर्की, इसका अनुवाद किया गया फारसी, और फिर उसका अनुवाद होकर के अंग्रेजी में आता है। मामला क्लियर है। अब देखिए, तो फारसी में सबसे पहला प्रश्न क्या है कि ओरिजिनली तो तुर्की में लिखवाया गया, फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो फारसी में दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है पायंदा खां और दूसरा होता है अब्दुल रहीम खान खाना। ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा। फारसी में ये दोनों ने इनका अनुवाद किया। अब बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद का श्रेय जो जाता है वह भी दो व्यक्ति के जिम्मे जाता है। अब इसमें नाम किसका है? अच्छा, इसमें लेडेन और रस्किन, विलियम हॉकिंस, पिंच और विलियम जोन्स। तो मैंने दो नाम आपको कहा है, तो दो तो एक ही व्यक्ति है। चलिए, अगर इतना भी जान जाएंगे कि दो व्यक्ति मिलकर किए हैं तो आपका काम बन जाएगा। और दोनों भी तुर्की से फारसी में बाबरनामा अनुवाद करने में भी दो व्यक्ति, और फिर इंग्लिश में भी अनुवाद करने में दो व्यक्ति। इनका लेडेन नाम है, इनका पूरा नाम है जॉन लेडेन, और रस्किन का पूरा नाम है विलियम रस्किन। तो ये ध्यान रखिएगा, ए के साथ हम जाएंगे। मामला क्लियर है ना कि दो बार अनुवाद हो रहा है अलग अलग लैंग्वेज में, क्योंकि ये सब पूछा जाता है थोड़ा, तो आप बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। मैं इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं मानता हूँ, बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन कई बार रिपीटेड है तो इसको अच्छा क्यों माना जाए, इतना तो आपको पता होना चाहिए। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, और मैंने अभी आपको बताया भी था, उस व्यक्ति का नाम भी बताया था। हाँ, क्या पूछा गया है, किसके द्वारा स्थापित किया गया? चलिए, गुलबदन बेगम, माहम अनगा, जिया उन्निसा और जीनत उन्निसा, ये चार यहां पर पूछा गया। ठीक है, समझिए। अब यहां पर आपसे पूछा गया मदरसा ए बेगम, याद है मैंने अभी पढ़ाया था, और मैंने उस वक्त क्या कहा था? माहम अनगा का चर्चा किया था मैंने। माहम अनगा जो है, दिल्ली में मैंने आपको जगह भी बताया था, और दिल्ली का मैंने आपको जगह, पुराना किला के पास जाएंगे ना आप दिल्ली में, देखिए ये सब लोकेशन घूमना भी चाहिए, घूमने से इसलिए कहते हैं ज्ञान बढ़ता है। तो पुराना किला जाएंगे, पुराना किला के ठीक सामने दिल्ली में खैरून मंजिल नाम, और या उसको खैरून मंजिल, कई जगह वहां लोग जाएंगे तो खैर उल मंजिल भी कहा जाता है। वहां पर जो है एक मदरसा इस नाम से बनवाया गया था, जिसे मदरसा ए बेगम भी कहा जाता है। तो जिसको आप मदरसा ए बेगम कहते हैं, खैर उल मंजिल भी उसको कहा जाता है, या खैरुल मंजिल या खैर उल मंजिल, समझ रहे हैं ना। तो बोलने में वैसा ही होता है। तो वो जो करवाया गया था वो माहम अनगा के द्वारा, कहां पर? पुराना किला के ठीक सामने पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दारा शिकोह, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी या फिर ताजुल माली, ये चार विकल्प है। किन्हीं को आइडिया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम तो चर्चा कर ही रहे हैं। अब हितोपदेश को तो सबसे पहले जानते हैं, एक संस्कृत ग्रंथ है हितोपदेश। अब पूछा क्या गया है यहाँ पर? फारसी में अनुवाद को लेकर के पूछा गया है। अब यहाँ पर इसका जो फारसी में अनुवाद होता है वहां ठीक से समझिए, क्योंकि कुछ किताबों में मैं देखा हूं कुछ और है, कुछ किताबों में कुछ और है। हालांकि घूम फिर के एक ही जैसे आएंगे, विकल्प पे ध्यान दीजिएगा, विकल्प से ही कुछ ना कुछ समझ में आएगा यहाँ पर। अब समझिए, मैंने कहा कि हितोपदेश संस्कृत ग्रंथ है, उसका फारसी भाषा में अनुवाद हुआ है, सही जवाब है, हुआ है, पूछा भी वही गया है। अब जो अनुवाद हुआ है उसको समझिए। ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी द्वारा, नाम समझिए पहले क्या है, ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी द्वारा मुफरीज अल कुबाल नाम से किया गया था। फारसी में क्या नाम है हितोपदेश का? मुफरीह अल कुबाल, है ना। बहुत सारे मस्जिदों के बाहर ये मिलेंगे आपको बिकते हुए, कभी आप जाइए वहां पूछिएगा, आप हितोपदेश कहेंगे तो आइडिया नहीं पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ पर जो दिल्ली में भी आपको एक जगह है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। हाँ, निजामुद्दीन जाइएगा, जो दरगाह है ना, दरगाह के बाहर आप देखिएगा तो कुछ पुस्तक भी मिलते हैं वहाँ पे आप कहना कि मुफरिल अल कुवाल चाहिए मुझे, तो वो हितोपदेश का जो संस्कृत वाला हितोपदेश है उसी का वो फारसी भाषा वाला अनुवाद आपको देंगे। मामला क्लियर? जगह भी बता दिया मैंने, वो कहाँ मिलेगा। इसके अलावा तो ये जो आपको अनुवाद किया गया, यहां भी बात है, समझिए, ताल अल दिन मुफ्ती अल मलिकी, ये नाम है पूरे व्यक्ति का। अब क्या हुआ है, कुछ पुस्तकों में आपको ये गलत तरीके से लिखा हुआ दिखेगा, और एक बार गलत हो गया तो नए एडिशन जो आते गए उसमें लिखा गया। अब चूंकि नाम बहुत बड़ा है, ताज अल दिन मुफ्ती अल मलिकी, बड़ा लगता है, तो ये एक बार गलत हो गया तो वही ताजुक माली नाम से आ गया। ठीक है, अब यही मलिकी वाला जो है ताज अल दिन मुफ्ती अल मलिकी, तो बाकी सब हटा दिया बीच का, ताज से ताजुक रख लिया और मलिकी से माली रख लिया, और यही नाम चला आ रहा है। पर यह नाम सही नहीं है। मैंने कहा था कि विकल्प में जो आपको मोस्ट सुटेबल लगे उसके साथ जाइए, पर यह एग्जैक्ट दुरुस्त नहीं है, इसलिए मैंने बता दिया। अगर कहीं आ जाए सही ही जवाब लिख दे गलती से, हालांकि पीसीएस वाले नहीं लिखते हैं, यही लिख देते हैं, लेकिन गलती से लिख दे कि ताज अल दिन मुफ्ती अल मलिकी, तो आप फिर सोचने मत पड़ जाना कि भाई हमने तो ताजुक माली पढ़ा था, एक ही है। ठीक है, ये गलत है, वो सही है। ठीक है, लेकिन विकल्प अब यही आता है तो फिर इसी के साथ चलेंगे, क्या किया जाएगा है। चलिए, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? मुसलमान विद्वान है, ठीक है, और हिंदी साहित्य में योगदान देते हुए नजर ये आएंगे। आप देखिए, अब्दुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना या अब्दुल कादिर बदायूनी। तो अगर ठीक से आपने हिंदी साहित्य को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप इसको जान जाएंगे। ये बहुत, मैं तो ये नहीं मानता कि बहुत प्रतिष्ठित प्रश्न है। अकबर का शासनकाल में चलिए, अकबर ने क्या किया कि अपने प्रशासन के दौरान बहुत ही सहिष्णु नीति बनाया। संतुलन उसका एक था कि मनोवृत्ति था, सभी धर्मों पर ध्यान दिया, सभी भाषाओं को बेहतर किया। तो उसी दौरान क्या हुआ, हिंदी को पनपने का मौका मिलता है, एक अवसर मिलता है, वातावरण ऐसा है। तो हिंदी काव्य का भी अगर देखेंगे ना तो अकबर का काल हिंदी काव्य का स्वर्ण काल के रूप में माना जाता है। अब इस युग में हिंदी केवल हिंदुओं की धरोहर नहीं थी, ध्यान रखना है, इस पर मुसलमानों का भी एक तरह से अधिकार देखा गया। बहुत सारे मुस्लिम ऐसे राइटर आए जो हिंदी में बहुत अच्छा लिखा, और फारसी वगैरह में भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि वो मुसलमान ही उर्दू फारसी पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़े, पंडितों के घर में पढ़ा जा रहा था। और प्रेमचंद साहब को आप देखेंगे, हिंदी साहित्य के तो मूर्धन्य साहित्यकार हैं, उनके बहुत सारी रचनाएं फारसी उर्दू में आपको देखने को मिलेगा, अच्छे जानकार हैं वो फारसी उर्दू के। और उस समय के बहुत सारे रचनाकार, फारसी तो सभी पढ़ते थे, अरबी भी पढ़ा जाता था उस समय, संस्कृत हिंदी ये सब पढ़ते थे। तो उस वक्त क्या था कि अब हिंदी को पनपने का एक अवसर मिला अकबर के नीतियों की वजह से। तो फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी, इस सब भाषा का एक व्यक्ति उस वक्त था जो जानकार था। कितनी भाषाएं मैंने कहा? फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी। इन सब भाषाओं पर बराबर का पकड़ रखने वाले एक साहित्यकार उस समय मौजूद थे, और वो थे अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, और अब्दुल रहीम खान खाना ही उस समय हिंदी काव्य में कुछ अपना हाथ आजमाते हैं, और वो उन्होंने कई रचनाएं भी की। उनका अगर आप एक प्रसिद्ध ग्रंथ आपको मैं बताता हूं, रहीम सतसई लिख देता हूं, अगर कभी पढ़ने का मौका मिले। हालांकि जिनका हिंदी साहित्य अगर ऑप्शनल होगा तो वो तो जानते होंगे, इसलिए मैंने कहा कि जी यूपीएससी वाले हिंदी साहित्य बहुत पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले तो जानते होंगे। तो इनका एक रचना है रहीम सतसई। अब रहीम सतसई से समझ गए होंगे कि क्या संग्रह है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अभी तक आपने कुछ पढ़ा है इससे कि नहीं तो एक बार इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। अच्छी, मतलब अच्छी क्या, बहुत अच्छी पुस्तक है ना। ये सब तो हिंदी साहित्य का आप कह सकते हैं शिखर है, चरम है। तो सी विकल्प के साथ यहाँ पर जाएंगे। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था कितने वर्षों में? हाँ, ये एकदम पीसीएस लेवल का। पहले आता था 7 वर्षों में, 8 वर्ष इतने महीना में, 7 वर्ष इतने महीना में। यहाँ चलो ऐसा ही है। मैं बहुत अच्छा प्रश्न नहीं मानता हूँ, लेकिन आप लोग के लिए अब आता है ऐसा, तो मैंने कहा चलो पीवाईक्यू में हमने देखा है 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। फिर से कह रहा हूँ, इस तरह के प्रश्नों पर बहुत दिमाग नहीं लगाना है। जानकारी है तो बता दीजिए, थोड़ा जानकारी रख लीजिए, कई बार आ ही जाए तो अकबरनामा तो सब पढ़ते ही हैं, थोड़ा समय भी पता चल जाए, क्योंकि पीसीएस में उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा प्रश्न आएगा, और बिहार में तो बिल्कुल
है ना। तो ये रहा आज का लेक्चर आपका। तो साथियों, इसके साथ ही मुगल साम्राज्य हम खत्म कर चुके हैं। अब मुगल के बाद हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो अगला लेक्चर सिख संप्रदाय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा पढ़ के आइएगा, सिख संप्रदाय वहां से बात करेंगे। देखिए, मैं लगातार बहुत मेहनत करके लेक्चर आपके लिए लाता हूँ, बहुत सारी तैयारी कर रहा हूँ, पर मैं देख रहा हूँ कि अभी तक आप लोग जो है सुगबुगा नहीं रहे ठीक से कि बीपीएससी की 72वीं की तैयारी करना है। अभी आराम से है ना, कि एक बार मई वगैरह बीत जाए फिर प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, और इतने कम समय में आप मान के चलिए कि नहीं प्रीलिम्स निकलेगा, फिर से पुनः मुस्को भवा वाला हाल होगा। तो अभी से जुड़िए तैयारी में, ठीक है। दिसंबर जा रहा है, नया साल 2026 आ रहा है, तो अपने किस्मत को भी खोलिए, नए मौके दीजिए। तो अभी से मेहनत करेंगे तो 7-8 महीना समय है, फिर आसानी से हो जाएगा। और 72वीं में भी जो अभी तक सूचना मिल रही है कि बहुत ठीक ठाक वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।